पार्टी की बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक पे सोनिया गांधी का ये कहना कि इस बिल को बुलडोज करके पास करवाया गया है, सत्ता पक्ष को नागवार गुजरा है। कई जगह सोनिया गांधी का ये बयान अखबारों की सुर्खियां भी बनी और जाहिर तौर पे उसे आज लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने उठाया और कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री ये कह रही हैं कि वक्फ संशोधन बिल को बुलडोज करके पास कराया गया है। लोकसभा स्पीकर समेत सत्ता पक्ष ने लोकसभा में सोनिया गांधी के इस बयान का खंडन किया, इसकी निंदा की। सीधे तौर पे आरोप ये बीजेपी की तरफ से लगाया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया गया कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगहों पे 12-12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। तमाम पार्टी के सांसद 2:30 बजे रात तक लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बैठे रहे, तब जाकर ये बिल जो है ऐतिहासिक बिल पास हुआ है जिससे गरीब मुसलमानों का भला होगा और उसकी इस तरह से निंदा की जाए ये बिल्कुल गलत है, जायज नहीं है, असंसदीय है। इतना ही नहीं, राज्यसभा में भी कल देर रात तक चर्चा हुई और प्रमोद तिवारी ने भी इसी तरह का मुद्दा उठाया और विपक्ष ने कोर्ट जाने की भी बात कही है। गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा के बाद राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसकी सूचना दी कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करेगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। हालांकि कांग्रेस ने इस बिल को लेकर विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि वह बहुत जल्द इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को अदालत में चुनौती देगी। एक्स पर एक पोस्ट में एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस बहुत जल्द ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। इससे पहले वक्फ बिल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध जताया था और कहा था कि देश में संविधान का शासन चलना चाहिए, जबरदस्ती किसी पे कोई भी बिल के जरिए कानून नहीं थोपा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। संसद का बजट सत्र भले ही वक्फ संशोधन बिल के नाम से याद किया जाएगा, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी इस सत्र में किए गए। लोकसभा सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी 2025 को यह सत्र आरंभ हुआ और इस सत्र में 26 बैठकें हुई और कुल उत्पादकता लगभग 118% रही। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर 173 माननीय सदस्यों ने भागीदारी की। इस प्रकार केंद्रीय बजट पर चर्चा में 169 सदस्यों ने भाग लिया। आपको बता दें कि ये सत्र इसलिए भी याद किया जाएगा कि सालों बाद ऐसा देखने को मिला कि 2 बजे रात तक लोकसभा में और सुबह 4 बजे तक राज्यसभा में किसी बिल पर चर्चा हुई और कई सालों बाद ये भी देखा गया कि जो हंगामा लगातार जो सदन में होता था, चाहे लोकसभा राज्यसभा में, वक्फ संशोधन बिल ऐसा था जिस पर कि पूरी चर्चा दोनों ही तरफ से आमने सामने की हुई और सबने अपने अपने तर्क से खूब बढ़ चढ़कर एक दूसरे का जवाब भी दिया। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। वक्फ बिल को समर्थन देने के बाद नीतीश कुमार न सिर्फ अपने पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे बल्कि अब विरोधी के निशाने पे भी हैं। आरजेडी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह पोस्टर आरिफ जलानी राजद नेता हैं जो बिस्फी मधुबनी के रहने वाले हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है पटना में कई इलाकों में। लेकिन ये तो जो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं आरजेडी दफ्तर के सामने है कि गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। तार देकर वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, वक्त पर धोखा दिए नासी पर भी वही कि अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी, सब याद रखा जाएगा। और देखिए तस्वीरों में किस तरीके से एक तरफ उनकी इबादत करते हुए तस्वीर है वो है, दूसरी तरफ आरएस के रेस में भी दिखाया गया है नीतीश कुमार को। तो ये तस्वीरें, ये पोस्टर इशारा कर रही कि अल्पसंख्यक समाज में कितना रोष है और पार्टी के कई बड़े नेता जहां नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ अब आरजेडी के नेता भी इसमें निशाना साध रहे हैं और इस तरीके के पोस्टर शहर में कई इलाकों में लगाए गए हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। देने के बाद कहीं न कहीं नीतीश कुमार मझधार में फंसे नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के कई अल्पसंख्यक चेहरे अब उनसे नाराज हो चल रहे हैं। कई बड़े नेता जहां खुलकर सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब पार्टी में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। अगर कल से लेकर आज तक देखें तो 3 नेताओं ने पार्टी में अपने प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दिया है। मोतिहारी के जो ढाका के अल्पसंख्यक नेता थे उन्होंने इस्तीफा दिया, जिनका नाम है मोहम्मद कासिम अंसारी, और उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अपनी पार्टी में सदस्यता और तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। जबकि इसके बाद
मोहम्मद शाहनवाज मलिक जो अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव हैं और जिला अध्यक्ष जमुई में थे, उन्होंने भी पार्टी से अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद आज सुबह की अगर हम बात करें तो उसके बाद लगातार जो है जो प्रदेश महासचिव हैं जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, वो मोहम्मद तबरेज़ सिद्दीकी आलम, उन्होंने भी पार्टी से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय लोकदल भी एक सीट पर अपना दावा ठोक रहा है। राष्ट्रीय लोकदल की मांग है कि उसके कोटे से एक और मंत्री बनाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय लोकदल भी एक मंत्री पद के लिए अपना दावा पेश कर रहा है। पार्टी के विधायक अनिल कुमार को पिछले कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनाया गया था। पार्टी का कहना है कि अभी भी उसके कोटे से एक मंत्री का बनना बाकी है। राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान में कुल 9 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से जिनको मंत्री बनाया जा सकता है उनमें शामली के थाना भवन से विधायक अशरफ अली और मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से विधायक राजपाल बलियान के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इसके लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा गांव के नजदीक ही एक हिंदू गांव बनाए जाने की शुरुआत को लेकर ही विवाद खड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम के पास एक हिंदू गांव बनाने को लेकर भूमि पूजन भी किया और इस पर विवाद इसलिए खड़ा हो गया है कि अब कांग्रेस का कहना है कि दरअसल जिस तरह से अगर हिंदू गांव बनता है तो संवैधानिक तौर पर बाकी धर्मों के भी अलग अलग गांव क्या बनने चाहिए, ये सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज का कहना है कि क्या सीएम इस बात की इजाज़त देंगे कि मध्य प्रदेश में मुस्लिमों का गांव भी एक बसाया जाए। आपको बता दें कि पूरी जो विवाद की शुरुआत इससे हुई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार को बागेश्वर धाम के पास हिंदू गाँव का भूमि पूजन किया। इस गाँव का निर्माण भी गड़ा के पास ही हो रहा है और इसको लेकर करीब 1000 से ज़्यादा परिवार इस गांव में रहेंगे, ये बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही। और इसको लेकर जो ज़मीन है बागेश्वर धाम की जन सेवा समिति द्वारा दी जाएगी। निर्माण की जिम्मेदारी पूरी की पूरी बागेश्वर धाम के सभी सेवादारों की रहेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का जो सपना है कि हिंदू घर से शुरुआत होगी, परिवार, समाज, ग्राम हिंदू बनेंगे, तहसील और जिला स्तर पर भी इसी तरह की स्थापना की परिकल्पना की जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में अफसरों के तबादले को लेकर एक बार पहले भी यहाँ एलजी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच तनातनी हुई थी, लेकिन ईद के मौके पर एलजी द्वारा यहाँ जम्मू कश्मीर के 40 से अधिक अफसरों के जो तबादले किए गए, इस मामले को लेकर यहाँ उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और उसकी अगुवाई की। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि जो कोalition पार्टनर्स है उनके लोग भी, कांग्रेस और दूसरे लोग शामिल हुए। और जो यहाँ इस बैठक के दौरान सामने निकल कर आ रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ इस बैठक में सीधा जो एलजी प्रशासन द्वारा ये तबादले किए गए थे उन्हें गलत ठहराते हुए इसे जम्मू कश्मीर सरकार के अधिकारियों पर एक तरह से सीधा यहाँ पर एलजी का प्रहार बताया गया कि और हस्तक्षेप बताते हुए कहा गया कि ये जम्मू कश्मीर सरकार के मामले में एलजी की बिलावजह दखलंदाजी है। अब इस बैठक के बाद आगे वो कौन सा रुख पकड़ेगा ये देखने की वाली बात जरूर होगी। कैमरामैन के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। एक तरफ पंजाब में नशों के खिलाफ युद्ध चल रहा है तो ऐसा ही हाल अब हरियाणा में भी देखने को मिलेगा, जहां पर हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे के सौदागरों की एक लिस्ट तैयार कर ली है और ये लिस्ट हर एक यूनिट के पास भेज दी गई है कि इनके ऊपर पैनी नज़र भी बनाकर रखी जाए और जो इनका नेटवर्क है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और स्मगलरों को हरियाणा छोड़ने के ऊपर मजबूर कर दिया जाए। और ये लिस्ट सारे ही जो स्टेट के यूनिट्स हैं उनके पास भेजी गई है और 860 लोग हैं जिनके ऊपर
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नज़र रखने के लिए कहा है और इनमें काफ़ी तादाद जो एक्टिव लोग हैं जो किसी न किसी तरह से नशे के काम में लगे हुए हैं और अब इनकी खैर दिखाई नहीं दे रही और जल्दी ही इनके ऊपर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वार भी करेगा और इनका जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने का काम भी करेगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह दूषित थी। ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई औचित्य नहीं है। पिछले साल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि 25,000 के करीब जो नियुक्तियां हुई थी वो दूषित प्रक्रिया से हुई थी और इसलिए हाई कोर्ट ने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। उसके बाद राज्य सरकार सहित कई लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि नियुक्ति प्रक्रिया में जो धांधली से जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनके मामले में उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए। जिन लोगों ने फेयर मीन्स से यानी अपनी योग्यता के बल पर नियुक्ति पाई है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नहीं होनी चाहिए, उनकी नियुक्ति रद्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया दूषित रही है। ऐसे में पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द होगी, पूरी की पूरी नियुक्तियां रद्द होंगी और इस तरह से पश्चिम बंगाल के 25,000 से अधिक लोग अचानक से बेरोजगार हो गए हैं। कैमरामैन अजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर एक फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस फेलोशिप प्रोग्राम में 10 साल से जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, प्रोफेशनल जिंदगी जी रहे हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन खेड़ा और प्रवीण चक्रवर्ती ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको आमंत्रित किया जा रहा है और उसका जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया कि 10 साल कम से कम उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में समय बताया और उसके बाद वो इसमें आ सकते हैं। दरअसल हर साल करीब 50 पेशेवर जो हैं वो जो उनको कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह फेलोशिप प्रोग्राम में जगह देगी और इसके मेंटोर जो है कांग्रेस के तकरीबन सभी बड़े नेता, जिसमें पवन खेड़ा तो है ही, साथ साथ राहुल गांधी भी इसमें हैं जो मेंटोर का काम करेंगे। तो कुल मिला के जो लोग कांग्रेस पार्टी में जो प्रोफेशनल, चाहे वो वकील हों, चाहे आईटी में हों, चाहे पत्रकार हों, कोई भी हों, वो लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए एक कांग्रेस पार्टी ने ये दरवाजा खोला है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। वक्फ अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद प्रदर्शन की आशंकाओं को देखते हुए दिल्ली के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नज़र है। इस वक्त मैं शाहीन बाग इलाके में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो, वो जगह जगह पर तैनात हैं। कई जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर बाकायदा फुट पेट्रोलिंग भी की जा रही है और ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि लगातार कुछ संगठनों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि वक्फ बिल को लेकर वो प्रोटेस्ट करेंगे। और खासकर ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार जिसने भी बात कही उसने इसी बात को दोहराया कि जामिया की तरह, जैसे जामिया में CNRC को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, उसी तरीके से प्रदर्शन किए जाएंगे। तो इसीलिए इस इलाके में जो है वो पुलिस अलर्ट पर है और तमाम जो इलाका है, चाहे शाहीन बाग का हो, जामिया का इलाका हो, उन दोनों ही इलाकों में जो पुलिस बल है उसकी मौजूदगी है और लगातार यहाँ पर नज़र रखी जा रही है ड्रोन कैमरों से भी कि कहीं पर कोई भीड़ तो इकट्ठी नहीं हो रही है। इस वक्त दिल्ली में बात करें, दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश भर में जगह जगह पर अलर्ट है। और फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, दिल्ली का जो शाहीन बाग इलाका है वहाँ पर किस तरीके से पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ कमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे मुंबई में हाई अलर्ट है। पुलिस को सबसे ज़्यादा चिंता भांडुप वेस्ट के इस मस्जिद को लेकर थी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने धमकी दी थी कि अगर कोई रोड पर नमाज अदा करता है तो वो उसको वहाँ पर रोड पर नमाज अदा नहीं करने देगी, जिसके चलते यहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्त बुलाया गया। देखिए कि पुलिस की 4 से 5 गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात थी। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के नेतृत्व में बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हो गए थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर बीजेपी नेताओं को समझा बुझाकर यहाँ से हटाया। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद पहली बार जुम्मे की नमाज अदा हो रही थी। इसको लेकर रजा अकेडमी सहित कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया था। इस बीच इस मस्जिद को लेकर
बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जो धमकी दी थी। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली वालों को बहुत जल्द जाम से राहत मिलेगी और ये एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में रहा है, क्योंकि दिल्ली में जाम की स्थिति लगभग अब हर घंटे ही बनी हुई रहती है। और ऐसे में आज पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, साथ ही कल्चर और टूरिज्म मंत्री कपिल मिश्रा सोनिया विहार पहुंचे और वहां पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पुष्टा सोनिया विहार में अब 6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनेगी। नानकसर गुरुद्वारा से शनि मंदिर यानी यूपी बॉर्डर तक 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनेगा। क्षेत्र में यातायात सुगम होगा, जाम की समस्या से निजात मिलेगी, विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी लगातार सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है, लेकिन ये एक बड़ा ऐलान किया गया है और साफ तौर पर इस ऐलान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में आम लोगों को जाम से राहत मिलेगी। नानकसर गुरुद्वारा से शनि मंदिर यानी कि यूपी बॉर्डर तक 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनेगा। क्षेत्र में यातायात न सिर्फ सुगम होगा बल्कि जाम जो इन इलाकों में सबसे ज्यादा होता है, कई घंटों का जाम लग जाता है, उससे आम लोगों को निजात मिलेगी, विकास कार्यों को भी तेजी मिलेगी। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा तोहफा, लखनऊ की सबसे बड़ी टाउनशिप का किया शुभारंभ। लगभग 7,000 करोड़ की लागत से बनेगी ये योजना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड स्थित अनंत नगर योजना का किया शुभारंभ। ये लखनऊ की सबसे बड़ी टाउनशिप योजना है। इसकी प्लानिंग 2012 में की थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण में देरी हुई। ये टाउनशिप 800 एकड़ में है। इसकी बनावट और बसावट पंचकुला जैसी की जाएगी। सीएम योगी ने कहा, उम्मीद है कि काम जल्दी पूरा होगा। देश की अर्थव्यवस्था ऐसी योजनाओं का बड़ा योगदान है। इस योजना से यूपी की इकोनॉमी को 1 लाख ट्रिलियन बनाने की मदद मिलेगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि यदि ये हाई सोसाइटी के लोगों के लिए सुविधाएं दे रहे हैं तो यहाँ प्रधानमंत्री आवासीय योजना का भी गरीबों को फायदा मिलेगा। एक ही कैंपस में मेडिकल और स्कूल की सुविधा भी मिलेगी। ये योजना 800 एकड़ में प्रस्तावित है। यहाँ 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी। 10,000 फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। LIG के 5,000 भवनों में करीब 25,000 लोग रहेंगे। इस योजना में 3,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। 100 एकड़ में एकजुट सिटी का भी विकास होगा। इसमें 18,237 फ्लैट और 2,485 खाली प्लाट होंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस आवासीय योजना में बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। LDA इस बात का विशेष ध्यान रखे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े एक बड़े गुर्गे को पकड़ने में कामयाबी मिली है। आदित्य जैन उर्फ टॉनी को गिरफ्तार किया गया है। उसे इंटरपोल की सहायता से दुबई से गिरफ्तार किया गया। दरअसल आदित्य जैन कुचामन का रहने वाला है और उस पर आरोप है कि वह लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के लिए यहाँ पर न केवल लोगों को धमकियां देता था बल्कि हथियारों की सप्लाई में भी उसका बड़ा योगदान था। यही नहीं, उस पर कई सारे आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। न केवल राजस्थान में बल्कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी वह कई मामलों में संदिग्ध है। वह लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के लिए डब्बा गुर्गे के रूप में काम करता था। ऐसे में राजस्थान पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अवधि के दौरान उसके दुबई जाने का क्या कारण है, किसके बुलावे पर वह दुबई गया था और वहां से या राजस्थान में रहते हुए कितने और लोगों को उसने लॉरेंस बिश्नोई या रोहित गोदारा के निर्देश पर धमकी दी या उनके गुर्गे को हथियार पहुंचाने जैसे कामों में मदद की। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। लोकसभा तक पहुंचा बनासकांठा के डीसा की अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामला। ज्ञानीबेन ठाकुर ने की मृतकों के लिए मुआवजे की मांग, वही आरोपियों को रिकंस्ट्रक्शन के लिए घटना स्थल पर ले जाया गया। गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट का मामला लोकसभा तक पहुंच गया। बनासकांठा की सांसद ज्ञानीबेन ठाकुर ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया और मृतकों के परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए सहायता की जल्द से जल्द मांग की। इस विस्फोट में 21 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद फैक्ट्री के मूल मालिक पिता पुत्र को गिरफ्तार कर उन्हें कल अदालत में पेश किया गया, जहां उनका रिमांड मंजूर कर लिया गया। वहीं आज इस पूरी घटना के रिकंस्ट्रक्शन के लिए आरोपी पिता पुत्र को घटनास्थल पर ले जाया गया। इस दौरान जांच एजेंसियों ने ये जानने की कोशिश की कि कौन सा सामान कहाँ रखा गया था और ज्वलनशील पदार्थों को कहाँ रखा गया था और ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से पूरा ये ब्लास्ट हुआ। यहाँ बता दें कि इस पूरी घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने पहले ही SIT का गठन कर दिया है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।
भारतीय सेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है और इसके लिए तरह तरह से रोजाना नए परीक्षण किए जा रहे हैं। नए परीक्षण इस बार डीआरडीओ ने किया है। जी हम बता दें आपको कि डीआरडीओ ने अब पानी के अंदर चलने वाले एयूवी का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने पानी में एयूवी का सफल परीक्षण इस उद्देश्य से किया है कि समुद्री निगरानी और रक्षा में मदद करना है। इस परीक्षण के दौरान एयूवी को पानी की सतह और गहराई में चलाया गया। कई बार किए गए परीक्षण में यह पाया गया कि एयूवी बिना किसी रुकावट के सही ढंग से काम कर रहा है। इसके सुनार और संचार प्रणाली में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यह नया पानी के अंदर चलने वाला वाहन भारतीय नौसेना और तटीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस समुद्र में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना, खोज और बचाव अभियान चलाना और समुद्री सर्वेक्षण करना आसान होगा। इस नए वाहन की मदद से दुश्मनों के बारे में पता लगाना और भी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने जो नया एयूवी बनाया है, इसकी तैनाती जो है अरब सागर और हिंद महासागर के जो भारत के जो तटीय इलाके हैं वहां पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार में वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक और बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। सरकार के राजस्व विभाग ने कहा है कि अब तमाम मठ और मंदिरों की जो ज़मीन है उसे आम लोग भी सब एक पोर्टल पर देख सकते हैं। वो सार्वजनिक होगा कि किस मठ और मंदिर के पास कितनी ज़मीन है। इसके दो फायदे होंगे। एक तो कि सभी लोगों को पता रहेगा कि इस मठ और मंदिर के पास कितनी ज़मीनें हैं। दूसरा कि इसके अतिक्रमण के साथ साथ इसकी खरीद बिक्री पर भी रोक लगेगा। दरअसल राज्य भर में अभी जो मंदिर हैं उनमें कुल 28,672 एकड़ ज़मीन इन 5,777 मठ और मंदिर के पास है। राज्य भर में कुल पंजीकृत 2,499 मठ मंदिर के पास कुल 18,456 एकड़ ज़मीन है, जबकि गैर पंजीकृत 2,512 मठ मंदिरों के पास 4,321 एकड़ ज़मीन है। मोतिहारी में सबसे ज़्यादा 5,874 एकड़ ज़मीन है। ऐसी स्थिति में अब विभाग का साफ तौर पे कहना है कि इन मठ और मंदिरों की ज़मीनों को बचाया जा सके, अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सनासर में स्थित ट्यूलिप गार्डन इन दिनों देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। यहाँ पर करीब 1.5 लाख ट्यूलिप खिल चुके हैं और ये ट्यूलिप गार्डन 40 कनाल भूमि में फैला है। इसमें 25 अलग अलग किस्मों के रंगों के फूल साफ तौर पर खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। सनासर और श्रीनगर दोनों ही जगह पर बेहद ज्यादा संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वो पर्यटक हैं जिन्होंने पहली बार इतना बड़ा ट्यूलिप गार्डन देखा है। सनासर की बात की जाए तो यहाँ पर जो टूरिस्ट पत्नीटाप आ रहे हैं, जो टूरिस्ट नथाटाप आ रहे हैं, वो सनासर जा रहे हैं, क्योंकि फूलों की महक जो है टूरिस्टों को लगातार अपनी ओर खींचे चली जा रही है। प्रशासन की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, सरकार ने भी देश विदेश से आने वाले टूरिस्टों को अपनी यात्रा के दौरान किसी प्रकार की सुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी व्यापक बंदोबस्त किए हैं। जो टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं उनका कहना है कि हमने पहली बार इतना बड़ा ट्यूलिप गार्डन देखा है और इतने खूबसूरत फूल देखे हैं। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 सनासर।